नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर एक ऐसे भाई की पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे जो कि अपनी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट के अंदर, हर एक किरदार जो अपने जीवन में वो निभा रहे हैं, उसके अंदर इन भाई का मानना है कि ये कुछ पीछे चलते हैं। जितनी तेज़ी से ग्रोथ एक व्यक्ति की होनी चाहिए, या तेज़ी से ग्रोथ न भी हो, लेकिन जिस एक नॉर्मल स्पीड से एक व्यक्ति ग्रो करता है, अपने हर एक रोल के अंदर एक नेक्स्ट पड़ाव पर पहुंचता है, इनको ऐसा लगता है कि वो ये नहीं कर पाते हैं। जैसे कि ये भाई लगभग 16-17 वर्ष हो गए हैं इनको काम करते हुए, जॉब करते हुए, और जिस इंडस्ट्री के अंदर ये जॉब करते हैं उसके अंदर अपने काम के अंदर ये भाई बहुत अच्छे हैं। नॉलेज इनको बहुत गहरी है, यानी कि कोई एम्प्लॉयर अगर इनको नौकरी दे और जो इनका काम है इनको संभालने के लिए दे, तो ये कहते हैं मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पे काम बहुत ही अच्छे से स्ट्रीमलाइन हो जाता है। लेकिन ये कहते हैं कि हमेशा मैं जहाँ कहीं पर भी काम करता हूँ, जहाँ कहीं पर भी जॉब करता हूँ, वहाँ पर कोई ना कोई ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जो कि काम करने में तो इनके जितने अच्छे नहीं होते, कई बार तो इनके जूनियर भी होते हैं, इनके बराबर के भी नहीं होते हैं, लेकिन वो लोग जैसे हाथ धो करके इनके पीछे पड़े रहते हैं, बैक स्टैबिंग करते हैं। और बैक स्टैबिंग का भी शुरू में इनको नहीं पता होता, बाद में जब ये नौकरी छोड़ने वाले होते हैं ना, तब इनको समझ में आता है एक्चुअली में हर चीज़ के पीछे ये व्यक्ति था। तो कोई ना कोई ये कहते हैं कि व्यक्ति ऐसा ज़रूर होता है जो कि इनके जो बॉस होंगे उनके कान भरते रहेंगे, और उनका अपना प्रमोशन हो या ना हो, लेकिन इनका जब भी प्रमोशन होने वाला होगा तो लोग अपना जी जान लगा देंगे कि इनका प्रमोशन रुक सके। जैसे ये जिस फील्ड के अंदर काम करते हैं, ये कहते हैं कि 16 सालों के अंदर मेरे 2 से 3 प्रमोशन हुए हैं। मतलब एक एंट्री लेवल प्रोफाइल से मैं 2-3 लेवल ऊपर पहुंच पाया हूं, लेकिन इतने वर्षों के अंदर और जैसा काम और जैसे प्रॉफिट्स मैंने मेरे बॉसेस को डिलीवर किए हैं, मेरा तो हर दूसरे साल प्रमोशन होना चाहिए। तो ये कहते हैं कि ऑलमोस्ट सीनियर लेवल मैनेजमेंट के लेवल पे मेरे को आज होना चाहिए, लेकिन मैं वहाँ नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि हमेशा मैं जॉब चेंज कर लूँ, मैं एक स्थान से दूसरी तरफ स्थान पे ट्रांसफ़र ले लूँ, मैं कहीं भी जाऊँ, हमेशा मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जो कि मेरे बॉस को भड़का देते हैं। और ये कहते हैं कि सब चीज़ों से परेशान होकर के अभी रिसेंटली 5-6 महीने से तो ये काम कर ही नहीं रहे हैं, मतलब जॉब कर ही नहीं रहे हैं। और उससे पहले जहाँ इन्होंने काम किया था वहाँ पर तो ये केवल 3 महीने ही रुक पाए। वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने पहले ही दिन से अजीब सा प्रेशर इनके ऊपर डालना शुरू कर दिया था, और वहाँ पे इनको दिन रात ये फील कराया जाता था कि तुम किसी काम के नहीं हो, ये 15 वर्षों के अंदर तुमने क्या सीखा, तुम्हारे को कुछ नहीं आता। तो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक थी ये लास्ट लोकेशन जहाँ पर इन्होंने काम किया, और उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि यार अभी थोड़े टाइम के लिए जॉब ही नहीं करना। अभी फ़िलहाल ये भाई अपना जो टू व्हीलर है या शायद 3 व्हीलर है, हमारे को एग्जैक्टली नोट नहीं है इस चीज़ का, लेकिन ओला और ऊबर के ऊपर अपना जो व्हीकल है उसको ये चला रहे हैं। 6 महीने से फ़िलहाल अभी ये यही काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इनको एक फ्रस्ट्रेशन है कि भाई मेरे को ये ड्राइवरी करनी पड़ी। हालांकि ये भाई कहते हैं कि भाई देखो, ड्राइवरी करने में कोई बुराई नहीं है, ड्राइवर भी इंसान होते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि मुझे ड्राइवरी करने के लिए मेरी जो परिस्थितियाँ हैं उन्होंने मजबूर कर दिया है। ये जो लोग मेरे खिलाफ बॉसेस को भड़काते रहते हैं और मेरे प्रमोशन नहीं होने देते, इन लोगों का मुझे लगता है कि इन लोगों ने मुझे मजबूर किया है कि मुझे ड्राइवरी करना पड़ रहा है। कह रहे कि इस वजह से मैं 6 महीने से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ, और शायद ड्राइवरी भी अच्छे से इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ। जितना एफिशिएंटली इसमें पैसा कमाना चाहिए, स्ट्रेस की वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई जानना चाहते थे कि यार जब भी मैं कभी काम करता हूँ तो मेरे को ऐसे मेरा प्रमोशन रोकने के लिए ये लोग कहाँ से आ जाते हैं, क्यों मुझे हर जगह पर ढूंढ लेते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों कि इनका प्रोफेशनल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जिसके अंदर ये कहते हैं कि भाई मैं जो है 6-7 साल पीछे चल रहा हूँ, जितनी मेरी ग्रोथ होनी चाहिए थी, जितना होना चाहिए था उतना नहीं। फिर अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो इनका जो विवाह है
उसको लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन इनको इनके विवाह से एक संतान प्राप्त हुई है, लेकिन इनके जो सुपुत्र हैं वह केवल 3 वर्ष के। अब ये कहते हैं कि भैया देखो, हालांकि अगर बेबी नहीं भी हो तो ऐसा तो नहीं है, कह रहे हमारी लव मैरिज थी तो हम लोग ओके थे, हम लोग ये भी सोच रहे थे कि चलो कोई बच्चे को हम अडॉप्ट कर लेंगे, लेकिन कह रहे हैं कि देखो बेबी होना था लेकिन बेबी इतना लेट हुआ। तो कहते हैं देखो यहाँ पे भी कि एक सिर्फ एक मैरिड मैन से एक फादर बनना ये भी तो एक प्रमोशन है, तो कह रहे इसके अंदर भी आप देखो लेट हो रहा है। अच्छा, फिर इन्होंने बताया कि बचपन से ही इनका जो परिवार है, इनकी जो फैमिली है, उसके अंदर भी कई सारी प्रॉब्लम्स जो हैं इनको फेस करनी पड़ी। ये कहते हैं कि इनकी समस्या समझने वाली केवल एक ही महिला थी। कह रहे अब मेरी पत्नी है, लेकिन उससे पहले कहते हैं कि मेरी माँ, कहते हैं कि मेरी माँ और मेरे पिताजी की नहीं बनती थी और मुझे मेरी माँ के लिए बहुत दुख होता था, मेरी माँ को मेरे लिए बहुत दुख होता था। ये कहते हैं कि जो मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी मेरे साथ बचपन से ही बहुत ज़्यादा मारपीट करते आए हैं, और उसके अलावा ये कहते हैं कि मैं कुछ भी अगर करता हूँ तो मेरे पिताजी को मेरे काम कभी भी पसंद नहीं आते। मतलब ये कहते हैं कि अगर मैं ग्लास उठा करके राइट साइड में रख दूँ तो वो कहेगा कि राइट गलत है, लेफ्ट में रखो। ग्लास उठा करके लेफ्ट रख दूँ अगले दिन तो वो कहेंगे कि लेफ्ट में क्यों रखा, ये अपशगुन होता है, राइट में रखो, है ना। मैं पीले रंग के कपड़े पहन लूँ तो वो कहेंगे कि पीला बेकार है, मैं लाल पहन लूँ तो कहेंगे कि लाल बेकार है। कहते हैं कि मैं खेत में जाकर के काम करूँ तो पिताजी कहेंगे कि खेत के अंदर काम तो बेकार करता है, और कहते हैं अगर मैं ना करके अगर अपनी नौकरी करूं, अपनी जॉब करूं तो पिताजी को दिक्कत होगी, वो कहेगा कि खेती के अंदर मेरी मदद नहीं करता। कह रहे मतलब मेरे पिताजी के साथ मेरा बैठना, उनकी शक्ल देखना इज़ टोटल हरासमेंट फॉर मी, है ना। कह रहे उनके अगर मैं आसपास गया तो वो पूरा मूड ख़राब करके रख देते हैं। इसके बाद ये कहते हैं कि दूसरी प्रॉब्लम है, मेरे जो भाई हैं, इनके एक छोटा भाई है, उनकी पत्नी। ये कहते हैं कि भैया देखो मैं तो 16-17 सालों से शहर में रह रहा हूँ और जॉब्स वगैरह कर रहा हूँ, लेकिन हमारी जो गांव है, गांव के अंदर काफ़ी ज़मीन वगैरह है, हमारी प्रॉपर्टी भी है। अब ये कहते हैं कि जो मेरा छोटा भाई है, मेरे छोटे भाई ने कभी कोई ढंग से नौकरी नहीं करी, मेरा छोटा भाई जो है वो फिर खेती वगैरह ही करता है पिताजी के साथ। अब ये कहते हैं कि जो छोटे भाई की पत्नी है उसको ऑब्सेशन है इस चीज़ का कि सारी प्रॉपर्टी मुझे मिलनी चाहिए। अच्छा, सारी प्रॉपर्टी मुझे मिलनी चाहिए, कि कहते हैं कि चलो ठीक है प्रॉपर्टी लेनी है ले भी लो, लेकिन कहते हैं कि जो मेरे छोटे भाई की पत्नी है वो हर वक्त कुछ ऐसे षड्यंत्र करती रहती है, या हमारे रिश्तेदारों के इस प्रकार से कान भरती रहती है, या फिर अगर हम गांव चले जाएं तो वो घर के अंदर ऐसा कलेश का माहौल कर देती है, ऐसी हरकतें करती है घर के अंदर, जिससे कि हमारा वहाँ पर रहना दुश्वार हो जाए। और कहते हैं कि कई बार झगड़ों के अंदर उसने अपने पति से कहा भी है कि ये सब कुछ मेरा है, यहाँ पे सब कुछ तुम्हारी माँ को, तुम्हारे बाप को मैंने संभाला है, मैं इनकी सेवा करती हूँ, सब कुछ मुझे मिलना चाहिए, तुम्हारे भाई और भाभी यहाँ पे नहीं आने चाहिए, यहाँ पे आया तो भगा दिया करो उनको, मुझे उनकी शक्ल देखना बिल्कुल पसंद नहीं। तो ये कहते हैं कि भैया देखो एक छोटा सा परिवार है हमारा, एक ही हमारा भाई है, हमें प्रॉपर्टी का लालच नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि भाई कम से कम इतना तो हो कि हम जा कर के उन लोगों से मिल पाएँ, भाई के बच्चों को देख पाएँ, है ना, हमारे परिवार को, परिवार कहते हैं कि इस चीज़ की इच्छा होती है। तो ये कहते हैं कि हमारी जो बहू है, छोटे भाई की पत्नी है, वो हमारे को वहाँ आने तक नहीं देती है, प्रॉपर्टी तो बहुत दूर की बात है। तो कहते हैं यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। तो इनके रिश्तों में रिश्ते ऐसे हैं जो कि नहीं चाहते कि इनको कुछ मिले। अपने सगे पिताजी हैं, वो नहीं चाहते कि इनका कुछ कल्याण हो, इनका मतलब देखते हैं तो गुस्सा आ जाता है पिताजी को। कहते हैं कि यार एक ही माँ थी बस गांव में जो प्यार से मुझे बुलाती थी, जिनका दिल मेरे से मिलता था, और कहते हैं वो माँ को भी मैंने हमेशा परेशान देखा है मेरे पिताजी की वजह से, और कह रहे हैं वो जो मेरी माँ है उनकी मृत्यु हो गई है। अब कहते हैं कि माँ की जो मृत्यु है वो भी नहीं झेली जा रही है मुझसे, मुझे लगता है कि माँ थी बस एक प्रेम करने वाली, माँ क्यों छोड़ करके चली गई। तो ये इनके रिश्ते ऐसे क्यों हैं, इनकी प्रोग्रेस क्यों रोकी जाती है, हर चीज़ के अंदर अपने जीवन में ये लेट क्यों हैं, ये भाई अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते थे। और प्यारे भाई और बहनों, अपने
PLR के माध्यम से ये प्यारे भाई जो हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर पाए थे। तो प्यारे दोस्तों, इन भाई ने अपने पूर्व के जीवन के अंदर क्या देखा इसके बारे में अभी आप सभी को हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम शाउट आउट देना चाहते हैं हमारे चैनल के उन सभी व्यूअर्स को जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है। दोस्तों, यूट्यूब के ऊपर इनके यूज़र आईडीज़ हैं नीलिमा सिंह, कमलेश रानी और सरिता चौरसिया। दोस्तों, अगर आप भी इनकी तरह हमारे चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं और हमारे चैनल के मेंबर्स के लिए जो एक्सक्लूसिव ग्रुप PLR के, इनर चाइल्ड हीलिंग के या इस प्रकार के दूसरे जो हिप्नोथेरेपी के सेशंस हमारे चैनल के जो मेंबर्स हैं उनके लिए हम कंडक्ट करते हैं, अगर आप भी उनका लाभ उठाना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नज़र आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं कि जब ये भाई अपने पूर्व के जीवन के अंदर जाते हैं तो क्या दृश्य इनके सामने आते हैं। तो सबसे पहले तो ये ऊपर की तरफ देखते हैं तो आसमान नज़र आता है और ये फील करते हैं कि सुबह का टाइम है। नीचे देखते हैं तो कच्ची ज़मीन है और कच्ची ज़मीन पे कुछ जगह मिट्टी मिट्टी है और कुछ जगह घास है। और आसपास देखते हैं तो इनको ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे कोई फसल है और फसल हो रखी है और वो बस जैसे आनी शुरू हुई है फसल। तो ये कहते हैं कि खेत नज़र आ रहा है और पैरों की तरफ देखते हैं तो नंगे पैर हैं, पजामा पहना हुआ है सफ़ेद रंग का और कुर्ता है जो कि खादी टाइप मटेरियल इनको फील हो रहा होता है, ग्रे कलर का कुर्ता, सफ़ेद रंग का पजामा और नीचे नंगे पैर। ध्यान अपने चेहरे में लेकर के जाते हैं तो इनको मीडियम साइज़ की मूछें नज़र आती हैं, काली रंग की मूछें हैं चेहरे पे और दाढ़ी है नहीं, और खेत के अंदर खड़े हैं तो फीलिंग इनको आती है कि ये इस खेत के किसान हैं। और जब खेत की तरफ हम इनको देखने के लिए कहते हैं तो इनको ऐसी फीलिंग आती है कि एक मिडिल क्लास किसान जैसा होता है वैसी फीलिंग है। और लगभग 10 या 12 एकड़ जो है ज़मीन है इनके पास। तो इनसे हम पूछते हैं कि भाई खेती आप खुद करते हैं या मजदूर रखे हुए हैं। तो इनको ऐसी फीलिंग आती है कि खेत में 2 और लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो जैसे उन दोनों लोगों को इनके सामने बुलाया जाता है तो ये बताते हैं कि उनमें से एक पुरुष है और एक महिला है। जो पुरुष है उसने धोती कुर्ता पहना हुआ है और जो महिला है उसको ये बताते हैं कि उसने एक मतलब सूट पहना हुआ है रेड कलर का, जिसमें रेड और येलो कलर का जो है कॉम्बिनेशन का सूट पहना हुआ है। तो हम इनको कहते हैं कि पास जाओ। ये उन लोगों के पास जाते हैं, उनको महसूस करते हैं कि भाई ये काम करने वाले मजदूर हैं या कौन है। तो इनको फीलिंग आती है कि भाई ये इनके रिश्तेदार हैं, एक भाई है और एक भाभी है। जब ये भाई और भाभी से बात कर रहे होते हैं तो इनको ऐसी फीलिंग आती है कि भाई और भाभी ने ही जैसे इनको बड़ा किया है। भाभी बहुत गुस्से वाली है और भाभी ये कह रही है कि इसका कोई नहीं है, इसके जो कुछ है वो हम ही हैं। जहाँ से इनको ऐसी फीलिंग आती है कि ये अनमैरिड है और इनको ऐसा नज़र आता है कि भाई कुछ विवाद चल रहा है घर के अंदर और ज़मीन को लेकर के ही विवाद है। इनके माता पिता कहाँ हैं? जब हम इनको जानने के लिए बोलते हैं तो ये कहते हैं कि माता पिता का ऐसा है कि शायद बचपन में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। भाई इनसे जो है वो 8-10 वर्ष बड़ा है, तो भाई ने विवाह किया था, तो जो भाभी और भाई हैं उन दोनों ने ही मिलकर के इनको बड़ा किया है। जो भाभी है वो काफ़ी झगड़ालू टाइप की लेडी है, तो जैसे तैसे रोटी तो दे दी है लेकिन वो कुछ ना कुछ अपशब्द इनको बोलती रहती है। अच्छा, तो हम इनको बोलते हैं कि देखिए विवाद हो रहा है तो आगे देखो कि क्या हुआ। तो आगे देखो क्या हुआ, तो ये कहते हैं कि नेक्स्ट सीन इनको ऐसा दिखाई देता है, ये कहते हैं कि इन्होंने मुझे मार दिया है, दोनों ने मिलकर के। अच्छा, तो कह रहे हैं कि जैसे विवाद हो रहा था, विवाद होते होते ऐसा लगा कि जैसे हम दोनों में कोई लड़ाई हो रही है, मुझ में और मेरे भाई में, और पीछे से कहीं से जो कुदाल होती है
है ना, वो कस्सी चलाते हैं जो, ऐसा कुछ जो होता है, तो कहते हैं उसके उल्टे साइड से पकड़ करके मतलब वो जहाँ पे लोहे वाला एरिया होता है, तो उल्टे साइड से कह रहे कि जोर से वो जो मेरी भाभी है, कह रहे मैं मेरे भाई से बहस कर रहा हूँ किसी चीज को लेकर के, तीखी हमारी नोकझोंक हो रही है और पीछे से फाड़ आवाज आती है। तो ये कहते हैं कि मुझे एकदम से ऐसा फील आ रहा है कि जैसे कि ना एक जैसे धारा निकलने लगती है ना, जैसे पर्वत होता है, पर्वत के अंदर क्या होता है, झरना है, झरना होता है ना, तो कहते हैं मेरे सर के पीछे से जैसे एक झरना बहने लगा हो, तेज खून मेरे सर से निकल रहा है, और कह रहे हैं कि मैं धीरे धीरे ऐसा देख रहा हूँ कि जैसे मेरे अपने ही खून से मैं नहा रहा हूँ। तो खूनम खून होकर के ये कहते हैं मैं गिर गया हूँ। अब ये बताते हैं कि जहाँ पर हमारा झगड़ा हो रहा था, ये ऐसी जगह थी कि एक बहुत बड़ा पेड़ था, बहुत छायादार पेड़ होते हैं ना, तो कह रहे ऐसे किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर के हम बहस कर रहे थे और आसपास सारा हमारा खेत था। और ये बताते हैं कि जो इनका भाई है वो भी दूसरी जो है वो लेकर के आ गया है, मतलब यही खेती करने का जो संद होते हैं, जो जैसे जिस चीज़ से मारा था वैसा ही, तो कहते हैं कि वो दूसरा वाला भाई भी लेकर के आ गया है, कस्सी लेकर के आ गया है। तो भाई और भाभी दोनों बिना समय गवाए उसी पेड़ के आसपास जो है एक बड़ा सा खड्डा जो है उसको खोद रहे हैं, खोदने के अंदर बिजी हैं। कह रहे हैं गड्ढा खोद करके दोनों ने घंटों लगाए हैं और वो गड्ढा खोद दिया है, और गड्ढा खोद करके कहते हैं कि मुझे उन्होंने वहाँ पर दफन कर दिया है। तो हमने इनको कहा कि आपको दफन कर दिया है तो अब आपको कैसा लग रहा है? तो ये कहते हैं कि जब वो मेरे सर पे मारा था उन्होंने पीछे से हथियार, तो कह रहे हैं खून के साथ साथ मुझे ऐसा लगा था कि जैसे मैं भी, ये जो शरीर है, शरीर बेजान हो गया है और मैं जो पूरी एनर्जी हूँ, कह रहे मैं शरीर से बाहर आकर के खड़ी हो गई। ये कहते हैं कि मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। ये कहते हैं कि देखो मेरे भाई और भाभी ने मुझे बड़ा किया था, तो अगर ये मुझे कहते तो मैं वैसे भी इनको सब कुछ दे देता, लेकिन फिर भी इन लोगों ने मुझे मार दिया, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और कह रहे हैं कि मुझे मरने के बाद ज्यादा बुरा इस बात का लग रहा है कि मेरी भाभी कह रही है कि मरना तो इसने था ही, अकेला जो था क्या करता वैसे भी ये जमीन का, इसका मर जाना ही ठीक है। ठीक है, फिर हमने कहा कि भाई अच्छा मार दिया, अब गांव देहात में तो सब लोग सबसे पूछते हैं कि क्या हुआ कैसे हुआ। तो कहते हैं कि मैं बहुत दिनों तक इन लोगों के साथ साथ ही रहा, और इन दोनों ने मिलकर के गांव के अंदर ये खबर फैला दी है कि मैं 2-3 दिन से घर नहीं आया हूँ, और इन्होंने सबको कहा है कि भी मैं जो है कि मैं अकेला था तो सब कुछ छोड़ छाड़ के पता नहीं मैं कहाँ भाग गया हूँ, शायद किसी शहर वगैरह में चला गया हूँ, ऐसी इन्होंने बात फैला दी। और कहते हैं कि जब कभी भी किसी ने इनसे पूछा तो कहते हैं ये हमेशा यही कहते आए कि एक इनका छोटा भाई था, वो पता नहीं कहाँ छोड़ करके भाग गया था, कभी आया ही नहीं। जैसे कुछ लोगों के घरों में किस्से होते भी हैं कि घर के बच्चे जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं, फिर कभी वो मिलते नहीं है ना, घर छोड़ के जाते हैं फिर वो कभी नहीं आते, इस प्रकार के किस्से होते हैं। तो खैर यहाँ पे इनकी हत्या कर दी गई थी, और एक घने बहुत बड़े पेड़ के नीचे इनको जो है दफन कर दिया गया था। और पूरे जीवन भर, मतलब जब तक वो लोग जीवित रहे या आगे उन लोगों का वंश आगे बढ़ा, ये कहते हैं कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि कभी भी ये पता नहीं चला कि मैं उस पेड़ के नीचे दफन था। तो ये सारे सीन जो हैं इन्होंने अपने पूर्व के जीवन में देखे। अब ये सीन देखें दोस्तों, तो फिर इनको इनके गाइड के पास भेजा गया। अब गाइड के पास भेजा गया तो भी फिर गाइड से पूछा गया कि हे पुण्य आत्मा, बताइए इस जीवन के अंदर भी इनकी जो बहू है, मतलब इस जीवन में जो छोटा भाई है, जिसकी पत्नी है जो कहती है सब कुछ मुझे चाहिए, उसी को इन्होंने देखा था कि पिछले जीवन में वो भाभी थी, यानी इनसे बड़ी थी उम्र में। जो छोटा भाई है उसको इन्होंने बड़े भाई के रूप में देखा, और कोई माता पिता था नहीं, रिश्तेदार और कुछ दिखाई नहीं दिया, यही सीन्स इनको दिखाई दिए थे। उन्होंने पिछले जीवन में भी मार दिया था, और इस जीवन में भी जो इनके छोटे भाई की पत्नी है वो जो है ऐसा माहौल क्रिएट करके रखती है कि जो इनकी जो पुश्तैनी ज़मीन है
उससे इनका कुछ लेना देना ना हो, उसका एक टुकड़ा तो छोड़ो, मिट्टी का एक दाना भी इनको ना मिल जाए, कहीं ये ले ना जाए। मतलब जो इस जीवन में जो इनकी पुश्तैनी जमीन जायदाद है उसमें कदम तक नहीं रखने देती। तो गाइड से पूछा गया कि ये पिछले जीवन में भी मुझ पे अत्याचार हुआ और इस जीवन में भी मेरे साथ जो बुरा व्यवहार किया जा रहा है और मुझे अलग किया जा रहा है, ऐसा क्यों? और अगर कोई बात है हमारे बीच में तो पिछले जीवन में मुझे मार कर और मेरी ज़मीनें हड़प कर भी क्या इसका पेट नहीं भरा? और जो बाकी लोग हैं जो ये मेरी ग्रोथ वगैरह रोकते हैं उसका तो कुछ समझ ही नहीं आया। और इसमें भी समझ क्या आया? इसमें तो ये देखा कि इस जीवन में भी अत्याचार हो रहा है, पिछले जीवन में भी अत्याचार हुआ था, तो ऐसा क्यों? तो दोस्तों गाइड ने एक ही बात बोली कि तुमने भी उन सब का बुरा किया है और पीछे जाओ। तुमने भी सबका बुरा किया है और पीछे जाओ। और जब और पीछे जाने के लिए गाइड ने बोला दोस्तों, तो एक और पूर्व के जीवन में जो कि इससे भी पहले का जीवन था उसके अंदर इनको भेजा गया और उसके अंदर फिर और जो फर्दर जो कनेक्शंस हैं, इनसे क्या गलती हुई थी, उससे जुड़े हुए जो दृश्य हैं वो इनके सामने आए। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि जब ये और पीछे के जीवन के अंदर जाते हैं तो किस प्रकार का जीवन जो है इनको दिखाई देता है। तो ये कहते हैं कि ये ब्रिटिशर्स का टाइम है और मैं इंडिया के अंदर हूँ। ये कहते हैं कि मैं कोई बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ, मैं ब्रिटिश गोरा हूँ, और ये कहते हैं कि मेरे नीचे 100 पुलिस वाले हैं। ये कहते हैं कि मैं ऐसा देखता हूँ कि मैं घोड़े पर बैठा हूँ, घोड़ा जैसे ऊंचा है, घोड़े के ऊपर बैठा हूँ और बहुत सारे इंडियन मुझे नज़र आ रहे हैं कि मेरे सामने वो ज़मीन पर घुटनों पर बैठे हुए हैं। अच्छा, तो कहाँ है, क्या है? तो ये कहते हैं कि ये कलकत्ता है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आज का जो कलकत्ता है ये वो जगह है और बहुत सारे इंडियंस मेरे नीचे मतलब सामने नीचे बैठे हुए हैं और बहुत सारे पुलिस वाले या जैसे ऑफिसर्स, इनको नज़र आता है कि जिनमें बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं ज़्यादातर तो वो इंडियन ही हैं, वो बंदूकें लेकर के इन लोगों के सामने खड़े हैं। और वो जो बंदूकें हैं ये सारे जो इंडियंस हैं इनके सामने पॉइंटेड हैं। वो लोग घुटने पर बैठे हैं और सब जो हैं चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। क्यों चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं? ये कहते हैं कि वो रो रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें हमारी ज़मीनें दे दो। आप कहते हैं क्योंकि जो बंदूकें हैं वो इनके चेहरों की तरफ पॉइंटेड हैं, ऐसे लेकर के खड़े हैं सिपाही बंदूकों को, तो कह रहे हैं कि वो लोग ऐसे खड़े हैं, कह रहे वो मेरी तरफ देख नहीं रहे हैं क्योंकि उनको बंदूकों से डर लग रहा है, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा रोना धोना जो है उसको मचा रखा है। तो अब इनसे कहते हैं कि भाई ये कहाँ से आए, इनकी ज़मीनें कैसे ली? तो ऑलरेडी ले चुके हो या ज़मीनों पर अभी कब्ज़ा करने के लिए आए हो, कैसे है? तो इनको एक अभियान नज़र आता है कि जो शायद बंगाल के अंदर उस टाइम पे कोई अभियान चला होगा सरकार का, किसी जगह पे, ये अंग्रेज़ों की सरकार का। तो इनको ऐसा नज़र आया कि इनके जो अफसर थे, मतलब जैसे गांव के अंदर ये अपने घोड़े के ऊपर चलते थे और घोड़े के ऊपर चल करके, मतलब ये घोड़ों पर होते थे और इनकी जो सेनाएं हैं वो लोगों के घरों में घुसते थे, लोगों के साथ मारपीट करते थे। और बहुत सारे जो ज़मीन के दस्तावेज़ होते हैं, हालांकि थोड़ा हमारे को इस चीज़ पे वो हो रहा था कि भी तब भी दस्तावेज़ होते थे, तो हमने थोड़ा ऑनलाइन रिसर्च किया तो हमारे को पता लगा कि पुराने ज़माने के अंदर भी जब चाहे मुग़ल शासक हों या उनसे पहले भी हो, तो भी जब ज़मीन किसी को अलॉट की जाती थी तो ज़मीन की फ़र्द होती थी, यानी कि जैसे राजा किसी को ज़मीन को दे रहा है या कोई पुराना किसी के पास कोई ज़मींदारी है पुराने टाइम का, तो उनके पास कागजात होते थे, मतलब 100-200 साल पहले भी कागज़ होते थे, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते थे जो प्रूव करते थे कि भाई उनकी ज़मीन है, दे ओन इट। तो घरों के अंदर जा कर के कुछ कागज़ों के ऊपर, कुछ दस्तावेज़ों के ऊपर अंगूठे लगवा रहे हैं, लोगों से मारपीट कर रहे हैं। तो वो सब कुछ हो चुका है। एक बहुत बड़ी जगह है जो इन लोगों ने घेर ली है, और वो जो जगह घेरी है उसमें चारों तरफ देखते हैं तो इनको बहुत सारे जले हुए घर भी नज़र आते हैं,
मतलब जैसे उजाड़ सा दिया गया हो कि कोई बस्ती थी उसको उजाड़ दिया गया है। शायद ये पूरी जो जगह है यहाँ पे लोग रहते थे और यहीं पर इनके खेत वगैरह भी थे, तो ज़बरदस्ती इन लोगों से ज़मीन ले ली है। और हमने कहा कि क्यों ली है, कैसे ली है, और मतलब क्या कारण है भाई, क्यों ले रहे हो आप, आपको क्या ज़रूरत है। तो ये कहते हैं कि मैंने थोड़ी ली है, सरकार के लिए ली है, ऑर्डर था इनकी ज़मीन लेनी है तो इनकी ज़मीन ले। तो हमने पूछा कि क्या है, क्यों है, तो उन्होंने कहा कि ज़मीन ली है क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्री लगानी है और फैक्ट्री यहाँ पे लगेगी। तो अभी फैक्ट्री बनी नहीं है, उसका काम शुरू होना है, तो काम शुरू होने से पहले इन लोगों को भी पता है कि अब काम शुरू होगा, तो लोग ये भीख मांगने के लिए आए हुए हैं। तो हमने कहा कि भाई आप भीख मांगने के लिए आए, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अपनी ज़मीन मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अब उनकी ज़मीन नहीं है, अब ज़मीन सरकार की है। तो हम इनको कहते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो, तो कहते कुछ नहीं, मैं तो घोड़े पर बैठ करके देख रहा हूँ और हंस रहा हूँ, मेरे चेहरे पर स्माइल है और मुझे मतलब दिखाई दे रहा है कि सब लोग लाचार हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। तो कह रहे हैं इन सबको देख करके जो इनकी हरकतें हैं, जैसे अजीब तरीके से लोग रो रहे हैं, कह रहे वो देख करके मुझे बहुत हंसी आ रही है। मतलब यहाँ पे जैसे आप दृश्य के अंदर थोड़ा जैसे महसूस करते हैं, या जो भाई हमारे को बता रहे थे, तो ये है कि आप किसी की ज़मीन ले रहे हो, उनका जीवन ले रहे हो। जैसे पहले तो यही काम होता था, ज़मीन है उसी से ही जीवन है, उसकी अगर ज़मीन नहीं है तो इंसान सड़क पे आ गया, कुछ है ही नहीं, ना खाने को, ना पीने को, ना काम करने को, कुछ है ही नहीं। तो इतना बुरा हो रहा है, एक तरफ इंसान कह रहा है कि भी मैं तो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सरकार का ऑर्डर है, लेकिन वो जो स्मर्क है चेहरे के ऊपर, जो स्माइल है वो वाली, जिस तरह से हंस रहे हैं उनकी प्रताड़ना को देख करके और उनकी भाषा सुन करके जो हंसी आ रही है, उससे मतलब ये भी दिख रहा है कि एज अ पर्सन कि बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव थे। कि ठीक है, एक होता है कि भाई कोई इंसान होता है कि हमारे को सरकार का ऑर्डर, हमारे को वो करना है, लेकिन अंदर से वो बुरा फील कर रहा है उस चीज़ को लेकर के। लेकिन ये अपने आप को देखते हैं कि भाई इनको कोई ख़ास बुरा नहीं लग रहा है, तो ये कहते हैं कि भाई ऐसे है। और फिर जैसे होता है दोस्तों, ये जो पूरी भीड़ होती है, जो लोग इनके सामने घुटनों पर बैठे होते हैं, जो प्रोसीजर होता है पीएलआर के अंदर, जब उनको बोला जाता है कि भी आप आइडेंटिफाई करो, तो इनको दिखाई देता है कि एक औरत है जो कि वहाँ पे अपना माथा फोड़ रही है, छोटे छोटे अपने बच्चों को लेकर के आई है कि ये क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे, मेरे बच्चे मर जाएंगे, छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, वो मतलब उनको दिखा करके भीख मांग रही है इनसे कि इनके लिए ही कुछ कर दो भाई, इनके नाम पे कुछ छोड़ दो या कोई टुकड़ा दे दो हमारे को। तो उस औरत को ये देखते हैं भीड़ के अंदर, तो इनको नज़र आता है कि भाई वो इनके आज के जीवन में जो भाई की पत्नी है वो है। उनके 2 बच्चों में से एक बच्चे को देखते हैं तो नज़र आता है कि आज जो इनका भाई है, जिन बच्चों को वो दिखा रही है कि भाई भूखे मर जाएंगे, उनमें से एक जो है इनका भाई है। दूसरे बच्चे की तरफ देखती हैं, जो वो औरत 2 बच्चे दिखा रही थी, दूसरे बच्चे की तरफ देखती हैं तो इनके पिताजी इनको नज़र आते हैं। और उन दोनों बच्चों की आंखों में इनको नज़र आता है कि जैसे वो बच्चे, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, लेकिन वो अच्छे से जानते हैं कि ये जो मेरे सामने घोड़े के ऊपर है, ये इंसान नहीं है, ये राक्षस है। कह रहे जो मेरी हंसी है, मेरी हंसी देख करके और कॉमन लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको कोई ज़मीन नहीं मिलेगी उनको, लेकिन कह रहे हैं दोनों बच्चे अच्छे से समझ रहे हैं कि यहाँ पर हमारा कुछ नहीं है, कुछ और सोचना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा। तो खैर, तो वो औरत देखते हैं। फिर वहाँ पर जो भीड़ होती है, भीड़ के अंदर इन्होंने कई सारे ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया दोस्तों, जो कि इनके पूर्व जीवन के, इनके इस जीवन के अंदर जिनके बारे में इन्होंने बताया कि जो इनकी ग्रोथ रोक लेते हैं, इनकी जो बॉस है उनको भड़का देते हैं, इनके साथ काम करने वाले कॉलीग या इनसे जूनियर लोग, जो कि सामने से कुछ नहीं कहते इनको, लेकिन पीठ पीछे इनको हमेशा पता लगता है कि कोई ना कोई व्यक्ति कॉन्स्पिरेसी कर रहा था। शायद ये जो सारी आत्माएं हैं आज जो इनकी सक्सेस के अंदर बाधा को उत्पन्न कर रही हैं, शायद वो पिछले, हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, ऐसा गाइड ने नहीं कहा, लेकिन जो देखा उससे जो समझ में आ रहा है, जैसे कि कोई अत्याचारी होता है, कोई राक्षस होता है, उस राक्षस से डर शायद आज भी लगता है उनको, है ना, उनकी आत्मा शायद आज भी इनसे डरती है। तो सामने से तो इनका कुछ बुरा कर नहीं सकते, लेकिन जो वो आत्मा इनका बिगाड़ सकती हैं, पीछे से कुछ करा सकती हैं, तो वो आत्माएं करा रही हैं। अच्छा,
तो फिर गाइड जो है, अच्छा गाइड का बताएंगे क्या बोला था उन्होंने। तो फिर जैसे ही होता है तो इनको जो है पूछा हमने कि भाई डेथ सीन के अंदर जाओ, डेथ कैसे हुई थी। तो अपेरेंटली जो इनकी डेथ है ये ऐसा बताते हैं कि भाई मैं जो है ना ये देख रहा हूँ कि मैं घोड़े पे ही बैठा रहता हूँ, घोड़े पे बैठने का कुछ मेरा ज़्यादा ही शौक है। तो किसी अभियान पे गए थे और उसके अंदर तेजी से घोड़ा दौड़ रहा था और तेजी से दौड़ते हुए घोड़े से कुछ ऐसा हुआ था कि ये गिर गए थे और गिरने से जो है इनको जो चोट लगी थी घोड़े से गिरने से, कह रहे उससे मेरी जो है मृत्यु हो गई थी। तो फिर गाइड के पास गए तो गाइड से पूछा, हालांकि समझ में तो आ ही गया था, लेकिन गाइड से पूछा कि भाई फिर ओवरऑल ग्रोथ क्यों नहीं होती है। तो इनके गाइड ने यही कहा कि भाई तुमने जिन सब लोगों की ज़मीनें छीनी, तुमने जिन सब लोगों के हंसते खेलते हुए जो परिवार हैं उनको उजाड़ दिया, तुम उनको सड़क पे ले आए, उनकी सारी ग्रोथ मतलब उनकी जीवन की सारी जिनकी तुम खुशियाँ छीन ली तुमने, उन सब की बद्दुआएँ बहुत तुम्हारे को लगी हुई हैं। तो वो जो बद्दुआएँ हैं जिनकी ज़मीनें तुमने छीनी थी वो तुम्हारे को जो है वो तुम्हारे को तरक्की नहीं करने दे रही है। तो जो गाइड है उन्होंने यही इनको एडवाइस किया कि तुम्हें इन सब से क्षमा मांगनी है, क्षमा योग करने की आवश्यकता है, ज़्यादा से ज़्यादा करो, ज़्यादा से ज़्यादा इनको दुआएं दो, इनसे माफ़ी मांगो। जैसे जैसे तुम्हारी दुआएं इन तक पहुंचेंगी तो उन आत्मा की दी हुई जो बद्दुआएं हैं धीरे धीरे वो कटती जाएंगी, उनका जो प्रभाव है वो कम होता जाएगा। अच्छा, ये भी इन्होंने जो है वहाँ पे पूछा दोस्तों उनसे कि भाई जैसे इन लोगों ने भाई बद्दुआ दे दी तो ग्रोथ नहीं हो रही है, मैं समझता हूँ। ये कहते हैं कि लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि भाई ये पिछले जीवन के अंदर, अभी वो अंग्रेज़ वाला जीवन था, अंग्रेज़ वाले जीवन के अंदर ये पैदा हुए थे कि भाई इनके माता पिता मर गए थे और इनके भाई और भाभी ने इनको पाला था। तो जब पाला था पिछले जीवन में तब भी भाभी ने बहुत अत्याचार किया था और अल्टीमेटली मर्डर कर दिया था और उसको कोई रिमोर्स भी नहीं था इनका मर्डर करने का, जो जस्ट पिछला जीवन आपको बताया। तो क्या वो करने से, कह रहे मेरी हत्या करने से भी क्या उन आत्माओं का बदला पूरा नहीं हुआ था? मेरी तो जान ले ली, तो अभी इस जीवन में ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? तो पहले तो गाइड ने कहा कि सभी आत्माओं का बदला पूरा नहीं हुआ। दूसरा गाइड ने कहा कि जब आप किसी इंसान का सब कुछ छीन लेते हो और उस इंसान को अपने बच्चों को भूख से तिल तिल करके मरते हुए देखना पड़ता है, भूख से प्यास से खुद तिल तिल के मरना पड़ता है, अच्छा खासा हट्टा काटा शरीर, हट्टा कट्टा शरीर होता है, धीरे धीरे अपने बच्चों के स्वस्थ शरीरों को सिकुड़ करके कंकाल बनते हुए देखना पड़ता है। उसके आगे गाइड ने कहा कि एक जीवन तो क्या 10 जीवन, तुम्हारी 10 बार भी हत्या अगर वो कर देते तो भी उनका हिसाब उससे पूरा नहीं होगा। तो उन्होंने बताया कि वो जो औरत है, भाई तुम तो दोबारा कभी मिले नहीं, उस औरत ने अपने बच्चों को ऐसे धीरे धीरे सिकुड़ते हुए, धीरे धीरे हष्ट पुष्ट बच्चों से कंकाल में परिवर्तित होते हुए और फिर बीमार होते हुए बीमार होकर के मरता हुआ देखा था अपने बच्चों को, और खुद भी वो फिर अपने बच्चों के गम में चली गई थी। इसीलिए गाइड ने कहा कि आज जो तुम्हारे पिताजी हैं वो बाप तुम्हारा है, लेकिन उसको तुमसे ज़्यादा, तुम्हारी बीवी तुम्हारे बच्चे से ज़्यादा प्यारी अपनी वो वाली बहू है, छोटी वाली बहू है। कह रहे जो तुम्हारा जो छोटा भाई है उसको पिछले जीवन में भी कुछ पछतावा हुआ था जब तुम्हारा मर्डर कर दिया गया था, लेकिन फिर भी उनकी आत्माएं अंदर से जानती है कि तुम किस प्रकार के राक्षस थे, जिस वजह से उनको तुम्हारे साथ ये सब करते हुए उनको कोई तरस नहीं आता। तो गाइड ने कहा कि आज इसकी क्षमा नहीं मांगोगे, आज इसका प्रायश्चित नहीं करोगे, मन में पश्चाताप का भाव नहीं लाओगे और सच्चे दिल से योग करके इन सब आत्माओं को पॉजिटिव एनर्जी नहीं भेजोगे, तो ये आगे भी तुम्हारा पीछा करेंगे, अभी भी इनकी एनर्जी तुम्हारे को रोकेगी, तुम्हारी ग्रोथ। तो जैसे वो बात हुई थी कि भाई बच्चा नहीं हो रहा, चलो ऑफिस के अंदर ग्रोथ रोक रहे हैं, तो बच्चा क्यों लेट हुआ? तो गाइड ने बताया कि सिर्फ आत्माएं फिजिकली काम नहीं करती, लेकिन उनकी जो सोच होती है, जो उनकी बद्दुआएं होती हैं, उनकी जो एनर्जी होती है, वो हर चीज़ के अंदर ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देती हैं। तो गाइड ने कहा कि भाई अब देखो करना तो पड़ेगा, क्षमा योगी करने के लिए उन्होंने बोला ज़्यादा से ज़्यादा करो, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो कि मुझे रियलाइज़ करो कि तुमने जो गलती करी है
तुमने कितनी बड़ी गलती करी, उसको रियलाइज़ करने के लिए गाइड ने कहा। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे इनसे क्षमा मिलती जाएगी वैसे वैसे जो ग्रोथ है हर चीज़ के अंदर वापस ट्रैक पर आती जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की पास्ट लाइफ रिग्रेशन की स्टोरी। हम आशा करते हैं कि जो कहानी है ये आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो में कमेंट करके हमारे को ज़रूर बताएं कि जो स्टोरी है इसके अंदर आपको क्या अच्छा लगा। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।